प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। ये बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ, और इसमें 6 द्रव्य और 7 तत्व, 5 अस्थिकाय और 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है, और 3 अधिकारों के माध्यम से ये द्रव्य तत्वों का और मोक्ष मार्ग का निरूपण इसमें किया गया है। तो हमारा पहला अधिकार जो षड द्रव्य पंचास्ति का अधिकार है, वो पहला अधिकार अभी हमारा चल रहा है, और उसमें जीव द्रव्य का स्वरूप 14 गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव यहाँ बता रहे हैं, और उसमें 9 अधिकारों के माध्यम से, 9 अधिकार मीन्स उसकी 9 विशेषताओं के माध्यम से जीव द्रव्य का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। तो 9 विशेषताएं कौन बता रहे हैं आज? जीव की 9 विशेषताएं बोलो। प्रीति, याद हुई आपको? प्रीति अभी नहीं हुई भाभी। ठीक है, हाँ वर्षा भाभी बोलिए। 9 विशेषताएं, वर्षा भाभी। नहीं बोल पा रहे हैं। मीता भाभी आप बोलिए। हाँ मीता भाभी बोलिए। जीव जीता है, जीव उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है, संसारस्थ है, भोगता है, उद्गमन वाला है, सदैव परिमाण है, में और और सिद्ध है, हाँ सिद्ध है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। चलिए, तो इसमें हमारी बात चल रही है संसार में स्थित है, इस विशेषण की चर्चा हमारी चल रही है, और संसारी जीवों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर, और उन 2 प्रकार के जीवों के फिर 14 प्रकार के ग्रुप्स बनाए, जिन्हें 14 जीव समास नाम दिया। और उसके बाद भी जीवों को और अलग टाइप से डिफाइन कर रहे हैं। तो जीव 14 गुणस्थान वाले और 14 मारना स्थान वाले, इस तरह से जीव होते हैं, वो यहाँ बताया जा रहा है। तो सब उसमें गुणस्थान किसे कहते हैं उसकी चर्चा अपनी चल रही है। तो गुणस्थान क्या है? गुणस्थान द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? बोलिए, गुणस्थान क्या है? बोलो प्रीति, क्या है गुणस्थान? पर्याय है। पर्याय है, बढ़िया।
पर्याय है तो कौन से द्रव्य की पर्याय है? सुषमा बोलिए, कौन से द्रव्य की पर्याय है? सुषमा अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए सुषमा। चलिए नहीं बोल पा रहे हैं। मीनू दी आप बोलिए। मीनू दी हाँ, जीव द्रव्य की गुणस्थान जीव द्रव्य की पर्याय है। और जीव द्रव्य के कौन से गुण की अवस्थाएं हैं? जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाएं ये गुणस्थान है। गुणस्थान 14 होते हैं। कौन सुनाएंगे? नीतू भाभी सुनाएंगे 14 गुणस्थानों के नाम। बोलिए नीतू भाभी। नीतू भाभी बोल रहे हैं। हाँ सासाधन, मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व और अविरत, देशविरत, प्रमथ विरत, अप्रमथ विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, सूक्ष्म संप्रदाय, उपशांत मोह, शीत मोह और संयोग केवली और संयोग केवली और अयोग केवली। बढ़िया। ये 14 गुणस्थान होते हैं। इन 14 गुणस्थानों में से हमने 3 गुणस्थानों का स्वरूप देखा है संक्षेप में। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन और तीसरा मिश्र या उसका दूसरा नाम सम्यक मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व गुणस्थान में कौन जीव होते हैं कि जितने भी एक इंद्रिय से लेके और असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं वो नियम से सारे मिथ्यात्व गुणस्थान में ही हैं। और जितने भी लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं वो भी नियम से सभी मिथ्यात्व गुणस्थान में ही हैं। यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में स्थित जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है क्योंकि अनंत जीव हैं उसमें। निवृत्ति अपर्याप्तक नहीं, निवृत्ति अपर्याप्तक में सभी मिथ्यात्व गुणस्थान में हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरे गुणस्थान में भी निवृत्ति अपर्याप्त दशा बनती है और चौथे गुणस्थान में भी निवृत्ति अपर्याप्त दशा बनती है। इसलिए सभी मिथ्या दृष्टि ही हो निवृत्ति अपर्याप्त दशा में ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये तो नियम से अपने को पता लग ही गए। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंत जीव हैं, यानी बहुत सबसे ज्यादा जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में है। और सासाधन गुणस्थान में क्योंकि इसका समय ही बहुत कम है इसलिए इसमें कंपैरेटिवली जीवों की संख्या बहुत कम है। इसके बाद में मिश्र गुणस्थान का भी काल क्योंकि कम है तो उसमें भी इससे जीवों की संख्या कम होती है। अब अपनी बात चल रही है चौथा अविरत सम्यक्त्व नामक गुणस्थान। कल हमने इसका स्वरूप देखा था कि ये अविरत क्यों है। अविरत क्यों कहा? क्योंकि इसमें उदय कौन से कर्म का है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का इसमें उदय है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का काम क्या है कि वो थोड़े से भी व्रत, थोड़ा सा भी त्याग नहीं होने देती है। और इस चौथा गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का उदय है। देखिए परिभाषा बोलती हूं मैं, आप लिखना चाहें तो देख लीजिए। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से यानी निमित्त से, अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से, ब्रैकेट में लिख सकते हैं निमित्त से, असंयत होने पर भी, असंयत होने पर भी पांच, छह या सात प्रकृतियों के उपशम, क्षय,
या क्षयोपशम की दशा में 5, 6 या 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के भावों को अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय में या निमित्त से असंयत होने पर भी 5, 6 या 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के भावों को अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान कहते हैं। 2 शब्द हैं यहाँ पर। अविरत यानी कि किंचित मात्र भी यहाँ व्रत नहीं है, इसका मतलब है अविरत। और दूसरा है सम्यक्त्व। तो अविरत का कारण हमने देखा कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का काम है कि वो बिल्कुल भी व्रत, बिल्कुल भी त्याग नहीं होने देती है। और दूसरा शब्द है इसमें सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व क्यों है, सम्यक्त्व क्यों कहा? सम्यक का संबंध है दर्शन, मुख्य रूप से दर्शन मोहनी से। तो दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियां हैं उनका या तो उपशम है या क्षयोपशम है या क्षय है। दर्शन मोहनी की प्रकृतियों में हम अनंतानुबंधी को भी अभी दर्शन मोहनी में ही प्लस करेंगे। वो जो 7 प्रकृतियां सम्यक्त की विरोधी, कौन सी 7 प्रकृतियां हैं सम्यक्त की विरोधी? बोलिए अंजू भाभी, बोलिए। सम्यक्त की विरोधी 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? हाँ, बढ़िया। दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी की 4। ये 7 प्रकृतियां ये सम्यक्त के साथ संबंध रखती हैं, यानी सम्यक्त की विरोधी हैं। तो इन 7 प्रकृतियों के उपशम हो या क्षयोपशम हो या क्षय हो, तो इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम में से कोई भी अगर स्थिति है तो वो दशा कहलाती है सम्यक्त्व। और अविरत क्यों है? क्योंकि इनके उपशम, क्षय या क्षयोपशम के साथ साथ भी वो अप्रत्याख्यानावरण का उदय वहां पर चल रहा है। तो अप्रत्याख्यानावरण के उदय से अविरत है, और इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम जो भी दशा है वो होने से सम्यक्त्व है। इस तरह से इस गुणस्थान में जो 2 शब्द हैं, अविरत और सम्यक्त्व, तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय होने से अविरत है, और जो सम्यक्त के विरोधी जो 7 प्रकृतियां हैं उनके उपशम, क्षय या क्षयोपशम रूप दशा होने से वहां सम्यक्त्व कहा जाता है। ये 7 प्रकृतियां जब भी सम्यक्त्व होगा, तो अगर औपशमिक सम्यक्त्व है तो इन 7 प्रकृतियों का क्या होगा? उपशम। उपशम का मतलब है दब जाना, कुछ देर के लिए उनका जहां है वहां समझ लीजिए पॉज हो जाए या स्टैचू हो जाए, या वो उदय में नहीं आ रही हैं, वो कहलाता है उपशम। तो उतनी देर के लिए जीव उस समय उन कर्मों से रहित मीन्स सत्ता में तो है, लेकिन अभी उन कर्मों से वो का कुछ भी उनका काम नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कहलाता है उपशम। लेकिन ये है टेम्परेरी। उपशम है वो टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। तो ये 7 प्रकृतियों का अगर उपशम किया है तो वो सम्यक्त का नाम बदलेगा। सम्यक्त इन कर्मों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम की अपेक्षा से सम्यक्त 3 प्रकार के कहे जाते हैं। एक औपशमिक सम्यक्त, एक क्षयोपशमिक सम्यक्त और एक क्षयिक सम्यक्त। यदि इन 7 प्रकृतियों का उपशम है तो कहलाएगा सम्यक्त औपशमिक। यदि इन 7 में से समझ लीजिए 6 का उपशम और 1 का उदय ऐसा है तो वो कहलाएगा क्षयोपशमिक। और अगर इन 7 का क्षय हो गया, क्षय का मतलब यहाँ पर है सत्ता में से ही, सत्ता मीन्स
हमारे आत्मा के प्रदेशों के में अब वो कर्म है ही नहीं, बिल्कुल। अब वो जो ये जो नाम की प्रकृतियां थी वो अब हमारे साथ में रही नहीं। वो कहलाता है सत्ता में से ही नाश हो जाना। तो यदि उनका सत्ता में से ही क्षय हो गया तो वो कहलाता है क्षयिक सम्यक। देखिए उपशम में तो क्या है कि कर्म अभी है लेकिन हमने उनको बेहोश किया है, सत्ता में कर्म है। क्षयोपशम में भी कर्म सत्ता में है। क्षयोपशम में 3 शब्द हैं, क्षय, उपशम और उदय। यद्यपि उसमें क्षय शब्द है लेकिन वहां क्षय का अर्थ सत्ता में से नष्ट होना, ऐसा क्षय नहीं है। क्षयोपशम का अर्थ वहां पर है उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का मतलब उदय के अभाव रूप क्षय। उदय का अभाव मतलब अभी प्रेजेंट में वो उदय में नहीं आ रहे हैं। बस वो जो जिस टाइप के कर्म थे, देखिए हम लोगों ने कुछ देशघाती सर्वघाती पढ़े हैं पहले, ध्यान में है आप लोगों को? कुछ कर्म देशघाती होते हैं, कुछ कर्म सर्वघाती होते हैं, है ध्यान में? क्या बोल रहे नीतू, अभी बोलिए, आवाज नहीं आ रही। ये देशघाती सर्वघाती स्पर्धक वाले ना? हाँ, स्पर्धक होते हैं ये तो, और प्रकृतियां भी होती हैं, देशघाती प्रकृतियां और सर्वघाती प्रकृतियां। बोलिए नीतू, अभी क्या कह रहे हैं? पढ़े तो हैं लेकिन याद नहीं है। याद नहीं है। एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए घातिया कर्म है। घातिया कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म है। इन घातिया कर्मों में की टोटल जो प्रकृतियां, जो इनके सब डिवीजन, इनके जो उत्तर भेद हैं, ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनीय के 28 और अंतराय के 5, ये सब मिलके कितने हो जाते हैं? ये सब मिलके 47 प्रकृतियां हो जाती हैं। इन 47 में से 21 तो ऐसी हैं जो हमारे गुणों का पूर्ण रूप से मतलब उस समय हमारे गुणों को बिल्कुल भी प्रकट, जिससे रिलेटेड वो प्रकृति है उसको बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने देती, तो वो कहलाती है सर्वघाती। और कुछ प्रकृतियां यानी 26 प्रकृतियां ऐसी हैं, वो है देशघाती, यानी वो पार्टली घात करती है, वो पूरा का पूरा संबंधित गुण को पूरा का पूरा ढक नहीं सकती है, पूरा का पूरा घात नहीं कर पाती। तो ये घातिया कर्मों में 2 टाइप की प्रकृतियां हैं, देशघाती और सर्वघाती। तो ये क्षयोपशम में क्या होता है? क्षयोपशम में जो उदयाभावी क्षय, देखिए क्षयोपशम की परिभाषा क्या है? थोड़ा सा पहले हम क्षयोपशम को समझ लेते हैं। भले ही यहाँ कुछ ज्यादा मतलब गुणस्थान से संबंधित तो वो जरूरी है ही समझना, ये हमारे द्रव्य संग्रह में उसका अभी इतना नहीं है, लेकिन हमें समझ में आएगी चीज। क्षयोपशम किसे कहते हैं? क्षयोपशम में 3 शब्द हैं, उदय, 2 तो हमें समझ में आ रहे हैं, क्षय और उपशम, लेकिन इसमें उदय भी अंदर साइलेंटली गर्भित है, तो इसमें 3 शब्द हैं, उदय, उपशम और क्षय। क्षय, उपशम और उदय, ये क्षयोपशम कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। हमारी जो तत्वार्थमणि प्रदीप है ना, उसमें दूसरे अध्याय में जो 5 भावों वाला टॉपिक है, वहां इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये जो मैं बोल रही हूँ अभी। आप लोग देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। दूसरे अध्याय में शुरू में ही 5 भावों वाला जहाँ प्रकरण है, क्षयोपशम भाव के जहाँ है क्षयोपशम भाव के भेदों के साथ में, वहां परिभाषा दी हुई है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, फिर भविष्यकालीन उन्हीं यानी सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती प्रकृतियों का उदय। इन 3 शब्द है लास्ट में। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का एक शब्द है उदयाभावी क्षय, फिर दूसरा शब्द है सद अवस्था रूप उपशम, और तीसरा शब्द है उदय। यानी उदयाभावी क्षय, फिर दूसरा है सदअवस्था रूप उपशम यानी उपशम, और तीसरे में है उदय। ये 3 क्षय, उपशम और उदय, इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। 3 शब्द हमारे को पता है, उपशम समझ में आता है, उदय समझ में आता है, क्षय समझ में आता है, लेकिन यहाँ कोरे उपशम और कोरे क्षय नहीं है, उसके साथ में कुछ और जुड़ा है,
वहां क्या जुड़ा है? उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम, और तीसरा है उदय। तो सबसे पहले हम सरल देख लेते हैं। उदय तो हमें समझ में आता है। उदय मतलब वो फल देने के लिए तैयार हो गया है, फल देने के लिए आ गया, वो कहलाता है उदय। और अब है सद अवस्था रूप उपशम। सद अवस्था रूप उपशम का मतलब है कि जो प्रकृति, जो कर्म जिस पोजीशन में है, वो उस जगह, वो जिस जगह पर है उस जगह पर वो पॉज हो गया है, वो उस जगह वैसा का वैसा रह गया है, वो कहलाता है सद अवस्था रूप उपशम। सद अवस्था रूप उपशम का मतलब है उसको पॉज कर देना है, स्टैचू कर देना है, आप जहां हो वहीं रहो। सद अवस्था, जिस अवस्था में हो वहीं पे आप रुक जाओ, वो कहलाता है सद अवस्था रूप उपशम। अब है उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का मतलब है उदय के अभाव रूप, यानी कि क्षय कैसा हो रहा है उसका? क्षय ऐसा नहीं हो रहा है कि सत्ता में से ही चला गया, लेकिन वो क्षय ऐसा है कि अभी आपको उदय, जो उसको फल देना चाहिए था, वो उस टाइप का फल नहीं दे रहा। ये कैसे होता है? देखिए अभी अब जो हमने देखे घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां, 47, उसमें से हैं 21, 21 तो हैं सर्वघाती और 26 हैं देशघाती। यानी 21 प्रकृतियां ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से घात करने वाली हैं, और 26 प्रकृतियां ऐसी हैं जो पार्टली घात करती हैं। जैसे कि अभी मैं पूरा देशघाती सर्वघाती नहीं समझा रही हूँ, कुछ उसमें से उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म की जो प्रकृतियां हैं, कौन सी कितनी प्रकृतियां हैं अंतराय कर्म की? बोलिए रेखा अभी, अंतराय की प्रकृतियों के नाम कौन कौन से हैं? बढ़िया। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 5 प्रकृतियां अंतराय कर्म की हैं। तो ये पांचों ही प्रकृतियां कैसी हैं? देशघाती हैं। यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंतराय कर्म का पूरा उदय आ जाए। यानी इनमें जो अभी इनका देशघाती और सर्वघाती का निर्णय भी कैसे होता है कि इनकी जो फल देने की शक्ति है, ये किस टाइप का फल देती हैं। देखिए ये घातिया कर्म है, घातिया कर्मों के फल देने की जो डेंसिटी है, जो उनकी शक्ति है, पावर है, उसके लिए 4 टाइप बताए गए हैं। वो 4 टाइप से फल देते हैं। तो ये जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें वो जो सबसे कठोर वाला टाइप है फल देने का, वो उसमें नहीं होता है। इस तरह से अभी उतनी डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं। तो ये देशघाती प्रकृतियां हैं और सर्वघाती, 2 टाइप की प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरण कर्म है। ज्ञानावरण कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? बोलिए शिमला हबीब, आज बोलेंगे। ज्ञानावरण कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 5। नाम बताएंगे? आशा आंटी बताइए, आशा आंटी बोलेंगे। आवाज आ रही है? हाँ अब बोलिए, अब आ रही है। मत्ती ज्ञानावरण, हाँ श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरी ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। हाँ, ये 5 प्रकृतियां हैं। तो इनमें से सर्वघाती कौन सी है और देशघाती कौन सी है? बताइए आशा आंटी, आप ही बोलिए। देशघाती और सर्वघाती बताइए। केवल ज्ञानावरण तो सर्वघाती हाँ और बाकी ये देशघाती। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, केवल ज्ञानावरण वो देशघाती है और बाकी सारी हैं वो सर्वघाती हैं। सॉरी उल्टा हो गया, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है और बाकी सब हैं वो देशघाती हैं। तो ये जो प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियों में क्या है कि जो देशघाती प्रकृतियां हैं, देशघाती प्रकृतियां और सर्वघाती प्रकृतियां, इसमें 4 प्रकृतियां, ज्ञानावरण की 5 हैं,
5 में से 4 हैं देशघाती और 1 है सर्वघाती। सर्वघाती का मतलब यह है कि केवल ज्ञानावरण का जब उदय रहेगा तो थोड़ा सा भी केवल ज्ञान हमें प्रकट नहीं होगा। और देशघाती का मतलब यह है कि उसका उदय होने पर भी कुछ कुछ वो ज्ञान हमें, मतलब जो भी जिससे रिलेटेड वो प्रकृति है वो चीज हमें प्रकट है। जैसे मति ज्ञानावरण प्रकृति है, वो देशघाती है, वो हमारे ज्ञान को पूरा नहीं ढक सकती। हमारे अभी मति ज्ञानावरण कर्म का यानी क्षयोपशम रहेगा, हर समय उसका क्षयोपशम रहेगा, पूरा का पूरा उदय नहीं चल सकता। तो ये जो देशघाती प्रकृतियां हैं, अभी हमने देखा कि अवधि ज्ञानावरण और मनःपरे ज्ञानावरण ये भी कैसी हैं, कैसी हैं? अवधि ज्ञानावरण और मनःपरे ज्ञानावरण ये भी देशघाती हैं, देशघाती हैं। और देशघाती के संबंध में हमने बताया कि इनका कुछ ना कुछ अंश, मतलब उससे रिलेटेड वो ज्ञान हमको प्रकट रहना चाहिए। तो अभी हम में से किस किस को अवधि ज्ञान है? अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, और देशघाती का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फिर उससे रिलेटेड चीज हमको प्रकट होनी चाहिए। तो अवधि ज्ञान मनःपरे ज्ञान किस किस को प्रकट है? अभी हमें तो अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान प्रकट नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि जो देशघाती प्रकृतियां हैं, उन देशघाती प्रकृतियों में 2 टाइप के परमाणु हैं। देखिए बात थोड़ी सी मतलब समझ लीजिए ऐसे चल रही है, आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? देशघाती प्रकृतियों में 2 टाइप के परमाणु हैं। कर्म परमाणुओं से, कार्बन वर्गणाओं से कर्म बनते हैं, कर्म परमाणु होते हैं। तो देशघाती जो प्रकृतियां हैं, नाम उनका देशघाती है, लेकिन उनकी जो मटेरियल है वो 2 टाइप का मिलके बना है। वो जो बने हैं वो 2 टाइप के मटेरियल से मिलके बने हैं। एक तो उसमें कहलाते हैं देशघाती स्पर्धक और दूसरे कहलाते हैं सर्वघाती स्पर्धक। ये शब्द हैं स्पर्धक। पहले शब्द थे प्रकृति, देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति, ठीक है। और अब क्या है? देशघाती प्रकृतियों में 2 टाइप के स्पर्धक। स्पर्धक समझ लो कि वो कर्म के परमाणु, अभी इतना ही समझ लीजिए। 2 टाइप के स्पर्धक हैं देशघाती प्रकृतियों में, देशघाती स्पर्धक भी हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी हैं। तो देशघाती प्रकृतियों के जब देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है तो हमको कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान वो प्रकट होता है। लेकिन देशघाती प्रकृतियों के ही अगर सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाता है तो फिर हमको वो थोड़ा भी, वो जो संबंधित जो चीज है जैसे ज्ञानावरण के संबंध में, तो वो थोड़ा बहुत भी ज्ञान हमको प्रकट नहीं होता। फिर से देखिए, घातिया कर्म 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरय। चारों घातिया कर्म की प्रकृतियां होती हैं मिलाकर 47। ये 47 में 2 पार्ट्स किए, 21 तो होती हैं सर्वघाती और 26 होती हैं देशघाती। सर्वघाती और देशघाती। अब ये जो देशघाती प्रकृतियां, सर्वघाती प्रकृतियां तो सर्वघाती ही हैं टोटली, यानी वो उसमें कोई टाइप नहीं है, वो एक ही टाइप की है। वो पूरा संबंधित जो भी हमारा गुण है, जो भी अवस्था है, उसका पूरा घात करेगी। लेकिन जो देशघाती प्रकृति है, उस देशघाती प्रकृति में 2 टाइप के स्पर्धक हैं, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। तो जो सर्वघाती स्पर्धकों का अगर उदय होता है तो तत्संबंध, यद्यपि प्रकृति देशघाती है, लेकिन उस देशघाती प्रकृति के अगर सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है तो हमको वो तत्संबंधी गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता। और अगर देशघाती प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का ही उदय होता है तो फिर हमको थोड़ा बहुत उसका प्रकटता दिखाई देती है। तो अब अवधि ज्ञान के संबंध में हमारा प्रश्न था कि हमको अब, हाँ जी बोलिए। मुनिराजों को जो देशघाती स्पर्धक ही उनके उदय में है, जब उनको सब जो चौथे काल में जो छठे गुण स्थान वाले मुनिराज, उनको देशघाती स्पर्धक है। ऐसे पर्टिकुलर किसी के लिए यूनिक, अगर उनको अवधि ज्ञान है, देखिए ये देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धकों का भेद किस में होगा? 4 प्रकार के ज्ञानावरण में, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपरे ज्ञानावरण। क्यों होगा? क्योंकि ये चारों देशघाती हैं। देशघाती प्रकृतियों में ही ये 2 टाइप के स्पर्धक होंगे, जो सर्वघाती हैं उनमें तो नहीं है।
तो ये चारों देशघाती है। अभी हमारे भी देशघाती स्पर्धकों का उदय है। कौन सी प्रकृति का? मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। इसलिए हमको अभी थोड़ा जो भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है वो है। लेकिन अवधि ज्ञानावरण और मन्यपरे ज्ञानावरण के कौन से स्पर्धकों का उदय है अभी हमारे? कि उसके अभी हमारे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। इसलिए अभी हमको थोड़ा बहुत भी अवधि ज्ञान और मन्यपरे ज्ञान नहीं है। यद्यपि वो देशघाती प्रकृति है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा भी अवधि ज्ञान और मन्यपरे ज्ञान नहीं है। पर जो मुनिराज हैं, जो अभी आप बात कर रहे हैं, अगर कोई मुनिराज हैं और उनको अवधि ज्ञान है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको उस अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है। यदि कोई मुनिराज मन्यपरे ज्ञान वाले हैं, मन्यपरे ज्ञान है उनको, तो उनको मन्यपरे ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है। तो ये शैव हाँ, तो शैवक्षम के संबंध में ये शब्द, शैवक्षम अगर हम समझना चाहते हैं तो ये शब्द हमको समझने आवश्यक थे, इसलिए थोड़ा सा ये आपको मैंने बताया। तो देखिए अपनी परिभाषा पे आते हैं। शैवक्षम की परिभाषा क्या थी? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो अब क्या होता है कि जो वर्तमान में, देखिए हमारे हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं, बराबर कर्म लाइन से लगे हुए हैं, हर समय उदय में आ रहे हैं। तो अभी वर्तमान में इस समय प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाला था, सर्वघाती था, स्पर्धक कौन सा था? सर्वघाती। जैसे समझ लीजिए अवधि ज्ञान के संबंध में देखते हैं, अवधि ज्ञान में या मति शुद्ध में भी देख सकते हैं, मति ज्ञान का भी कोई सर्वघाती स्पर्धक था, वर्तमान में आने वाला था। लेकिन वो जो वर्तमान में आने वाला मति ज्ञान का सर्वघाती स्पर्धक था, उसका क्या हुआ? हमारे परिणामों के निमित्त से, ये जो होता है शैवक्षम वगैरह जीव के परिणामों के निमित्त से, तो हमारे परिणामों के निमित्त से वो उसकी जो पावर थी, उसकी पावर कैसी थी कि वो हमारे उस रिलेटेड गुण को पूरा ढक सकता था। सर्वघाती था, उसकी पावर इतनी थी, लेकिन हमारे कुछ परिणाम ऐसे हुए तो उस परिणामों के निमित्त से उसकी जो पावर थी, उसकी सर्वघाती टाइप की जो पावर को कन्वर्ट कर दिया हमने। किस में कन्वर्ट कर दिया? देशघाती रूप में। जो वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाला था, वर्तमान में वो उसकी पावर सर्वघाती की थी, लेकिन हमने अपने विशुद्ध परिणामों से उसकी पावर को बदल दिया और उसकी पावर को कर दिया देशघाती। तो अब वो सर्वघाती तो नहीं रहा, जो उसकी पावर, जितनी पावर वाला वो था, वो उसकी पावर कम हो गई, तो उसकी हमने पावर को कमजोर कर दिया। इसको कहते हैं उदय के अभाव रूप क्षय, यानी उदयाभावी क्षय। जैसे कि समझ लीजिए हमने चाशनी बनाई और अच्छी गाढ़ी, जब मतलब चीनी बहुत ज्यादा थी, पानी बहुत कम था, तो इतनी गाढ़ी चाशनी बनाई कि 1 चम्मच डालें तो 1 गिलास दूध मीठा हो जाए, इतनी उसमें पावर थी। लेकिन हमने क्या किया कि उसमें पानी मिला दिया, उसमें आधा गिलास पानी मिला दिया। अब क्या हुआ? उसकी पावर एकदम, अब वो आधा गिलास पानी मिली हुई वो जो चाशनी थी, अब वो दूध, 1 गिलास दूध को मीठा करने के लिए वो आधा गिलास तो वो पानी डालना पड़ जाएगा अपने को। तो उसकी पावर को कम कर देना वो कहलाता है, यानी पावर को कन्वर्ट कर दिया, सर्वघाती रूप पावर उसकी नहीं रही और उसको देशघाती रूप पावर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कहलाता है उदयाभावी क्षय। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, यानी वर्तमान में अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धक, ऐसे स्पर्धक की जो हमारे बिल्कुल भी अवधि ज्ञान नहीं होने दे रहे थे, उनकी पावर को हमने कमजोर कर दिया। तो वो पावर कमजोर होके उसका जो सर्वघाती टाइप पना था, वो सर्वघाती पना देशघाती रूप हो गया। उदय में तो आता है वो, लेकिन वो देशघाती बन के उदय में आता है, तो उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। उदय का अभाव, सर्वघाती रूप उदय का उसका अभाव हो गया।
उसे कहते हैं उदयाभावी क्षय। समझ में आया नहीं आया? कैसे चेहरे लग रहे हैं आप लोगों के, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है शिमला हबी। हाँ थोड़ा कम आया, कल फिर से लेंगे, फिर से लेंगे, एक दो बार रिपीट होगा ना, पढ़ा हुआ नहीं है ना अभी, इसलिए एक दो बार लेंगे, रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए फिर से बताती हूँ, ये तो समझ में आ गया। देश प्रकृतियां होती हैं, घातिया कर्म में दो टाइप की हैं, देशघाती और सर्वघाती। और जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें दो टाइप के स्पर्धक हैं। देशघाती प्रकृतियों में दो टाइप के स्पर्धक, स्पर्धक शब्द है मतलब दो टाइप की उनकी क्वालिटी है। उसमें देशघाती पना भी होता है और सर्वघाती है, तो देशघाती लेकिन उसमें ऐसी पावर आ जाती है कि वो पूरा भी घात कर सके। प्रकृति है देशघाती लेकिन उसमें इस तरह की पावर भी आ जाती है कि वो पूरा घात कर सके। तो देशघाती प्रकृतियों में दो टाइप के स्पर्धक हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी। तो जब देशघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाता है तो वो वो जो तत्संबंधी गुण हैं वो बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता। जैसे ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, ये चार प्रकार के ज्ञानावरण तो हैं देशघाती और केवल ज्ञानावरण है सर्वघाती। इसी तरह से दर्शनावरण में पांचों निद्राएं और केवल दर्शनावरण ये तो है सर्वघाती, और चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण वो है देशघाती। अब मोहनीय कर्म में कौन कौन सी है? मोहनीय कर्म में पहले दर्शन मोहनीय के तीन भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। तो मिथ्यात्व कौन सी हो सकती है? बोलिए नीलम भाभी, आपके हिसाब से मिथ्यात्व सर्वघाती होनी चाहिए कि देशघाती? बोलिए नीलम भाभी। आ गए क्या नीलम भाभी? नहीं आए? आ गया। बोलिए नीलम भाभी, कहाँ हैं आप? चलिए मीनू दी आप बोलिए, मिथ्यात्व क्या हो सकता है? चलिए आवाज नहीं आ रही मुझे। मिथ्यात्व है सर्वघाती, मिथ्यात्व है सर्वघाती, सम्यक मिथ्यात्व भी है सर्वघाती। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों हैं सर्वघाती। किसी के घर से डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ म्यूट कर दिया है लेकिन वो फिर अंजू भाभी देखिए मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों हैं सर्वघाती, और सम्यक तो प्रकृति है वो है देशघाती। थोड़ा सा ये हम जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब भले ही अभी कम समझ में आएगा लेकिन थोड़े दिन बाद अपने आप समझ में आ जाएगा।
अभी किसी को कम समझ में आ रहा हो तो घबराना नहीं, अपने आप यही बात अपने आप ही समझ में आ जाएगी। कुछ चीजों को समझ में आने के लिए टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम के हिसाब से अपने आप समझ में आ जाती हैं। दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। उसमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों हैं सर्वघाती, और सम्यक्त्व प्रकृति है देशघाती। ये हुआ। और अंतराय, हाँ अभी चारित्र मोहनी बच गया। चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी 4, अप्रत्यक्षानावरण 4, अप्रत्यक्षानावरण 4, ये 12 प्रकृतियां, 12 की 12 हैं सर्वघाती। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये 12 प्रकृतियां हैं सर्वघाती। और संज्वलन की 4 और 9 नो कषाएं, 9 और 4 13, ये 13 प्रकृतियां हैं देशघाती। और अंतराय की 5 ही देशघाती हैं। अब आप लोग निकाल सकते हैं। ज्ञानावरण की 4 हैं देशघाती, दर्शनावरण की 3। हाँ अंजू भाभी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। मेरा कौन सी बताइए आपने? 4, हाँ 4 तो संजुलन की और 9 नो कषाएं। प्लस कर लीजिए आप लोग, यानी 2 साइड लिखते जाइए। जैसे ज्ञानावरण की एक साइड में हो गई 4, एक साइड में 1, यानी देशघाती के कॉलम में हो गई 4, सर्वघाती के कॉलम में 1। फिर दर्शनावरण में देशघाती के कॉलम में हो गई 3, सर्वघाती में हो गई 6, 5 निद्राएं और 1 केवल दर्शनावरण, ये 6 में है सर्वघाती। और चक्षु अचक्षु अवधि ये है देशघाती। नहीं, ये वापस से बता दीजिए। ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ज्ञानावरण की 4, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, ये चारों हैं देशघाती। देशघाती है। केवल ज्ञानावरण है सर्वघाती। फिर दर्शनावरण में चक्षु अचक्षु अवधि, ये 3 दर्शनावरण है देशघाती। अवधि 3 दर्शनावरण देशघाती, और बाकी के 6, 5 निद्राएं और 1 केवल दर्शनावरण, ये हैं सर्वघाती। अब मोहनीय में दर्शन मोहनीय की 2 और चारित्र मोहनीय की 12, यानी कि 14 प्रकृतियां। दर्शन मोहनी की 2, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये 12 और 2 14, ये हो गई सर्वघाती। और हाँ, और एक उसकी एक सम्यक्त्व प्रकृति दर्शन मोहनी में 1 मिलाएंगे, सम्यक्त्व प्रकृति। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आंटी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये चारित्र मोहिनी की कौन सी 12 प्रकृतियां हैं? 1 मिनट बताती हूँ। निशा आंटी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, आप करिए अपने आप को अनम्यूट। हाँ चारित्र मोहनी की 12 है, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्यक्षानावरण 4 और प्रत्याख्यानावरण 4, ये 12। निशा आंटी आप अनम्यूट होके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो ये हो गए मोहनीय कर्म में। देशघाती में क्या क्या लिखा है? देशघाती में चारित्र मोहनीय की तो हो गई 13, संचलन की 4 और 9 नौकशाएं, 1 सम्यक्त प्रकृति,
तो 28 में से 14 इधर और 14 इधर, दोनों साइड 14-14 प्रकृतियां हैं। और अंतराय की पांचों देशघाती हैं। तो आप देखिएगा सर्वघाती का टोटल आएगा 21 और देशघाती का टोटल आएगा 26 और ये सब मिलके हो गई हैं 47। तो इनमें से क्षयोपशम किसे कहते हैं? अब क्षयोपशम सम्यक्त्व समझना था हमें तो एक्चुअल में, उसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत की है। अब सम्यक्त्व से संबंधित अपने को पूरी 47 का अभी काम नहीं है। सम्यक्त्व से संबंधित प्रकृतियां कौन सी हैं? जब भी सम्यक्त्व से संबंधित प्रकृतियां कही जाएंगी तो 7 प्रकृतियां हैं। दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी 4। अब इन 7 प्रकृतियों में से कौन सी देशघाती हैं, कौन सी सर्वघाती हैं? बोलिए अर्पणा। इन 7 नहीं बोलना है? सुलोचना अभी नहीं है आज? बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए। पूर्णिमा आंटी बोल रहे हैं? 1 मिनट रुकिए। चलिए मीनू दी आप बोलिए। बोलिए मीनू दी। हाँ रुकिए मीनू दी। मीनू दी रुकिए। पूर्णिमा आंटी जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल रहे हैं आंटी? हाँ आप बोलिए। चलिए मीनू दी आप ही बोलिए, आवाज नहीं आ रही। बोलिए मीनू दी। इन 7 में से आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं ही बताती हूँ, सब लोग बोल रहे हैं, कुछ कुछ तो आवाज ही नहीं आ रही है मुझे तो। देखिए इन 7 में से दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी 4, इन 7 में से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों कैसी हैं? सर्वघाती हैं। और अनंतानुबंधी 4 ये भी चारों कैसी हैं? सर्वघाती हैं। यानी 7 में से 6 तो हैं सर्वघाती और 1 है सम्यक्त्व प्रकृति, वो है देशघाती। अभी इन 7 में से हमने ये समझ लिया आज कि हमें सम्यक्त्व प्रकट जब होता है तो कर्मों में क्या होता है? ये 7 प्रकृतियां हैं। इन 7 में से किस किस प्रकृति का क्या क्या होता है? अब जब उपशम सम्यक्त्व होता है, देखिए अभी तो टाइम बचा नहीं है और कल है संडे, कल रखनी है क्या क्लास? अभी तो रोज संडे चल रहा है। मैं अनम्यूट करती हूँ सबको, लेकिन सब एक साथ बोलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। रखनी है? ठीक है, मेजोरिटी जैसे भी हो। अभी हाल बोलने वाले तो बोल रहे हैं, ना बोलने वाले नहीं बोल रहे। अब ना बोलने वाले बोलिए। ना कोई नहीं बोलेगा। बता दीजिएगा ग्रुप में जैसे भी हो, लेकिन और लोग जो ग्रुप में नहीं है उनको फिर पता नहीं चल पाएगा। अभी डिसीजन कर ले तो अच्छा है। क्या कह रहे हैं, रखनी है? हाँ ठीक है, तो फिर कल हम इसको यहाँ से अब ये यहीं अभी बात पूरी करेंगे हम। मतलब अभी नहीं समझ में आया हो तो घबराना नहीं, लेकिन कल की क्लास छोड़ना नहीं फिर, क्योंकि अभी जितना रहा है वो कल जाके थोड़ा अपन रिवीजन भी करेंगे और फिर इसको पक्का करेंगे। तो ये अब इन 7 प्रकृतियों में से औपशमिक सम्यक्त्व जब होता है तब क्या होता है, क्षयोपशम में क्या होता है और क्षयिक में क्या होता है, वो सारी बात फिर हम कल करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र।